नमस्कार। इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और ये सेशन मुझे लगता है कि न सिर्फ आज का बल्कि हाल फिलहाल इस समय काल का सबसे महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में और इस बातचीत में भारत की राजनीति का भविष्य छिपा हुआ है। और आज इस सेशन में हमारे बहुत ही खास मेहमान हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं, और वन नेशन वन इलेक्शन पर जो भारत सरकार द्वारा कमेटी बनाई गई वो इन्हीं की अध्यक्षता में बनी। और आज वन नेशन वन इलेक्शन पर हमारे संसद में बहस हो रही है। कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया, उस रिपोर्ट को मंजूर कर लिया है और आज श्री कोविंद हमारे साथ हैं। एक और खास बात यह है कि कोविंद जी राष्ट्रपति भवन से बाहर आने के बाद उन्होंने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया है और ये मुझे लगता है कि शायद उनका पहला इंटरव्यू होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस कमेटी का मैं जिक्र कर रहा था, वन नेशन वन इलेक्शन पर, उस कमेटी की जो रिपोर्ट है वो आपने लिखी है और मोदी सरकार ने उसे तुरंत मंजूर भी कर लिया है और अब उस पर संसद में चर्चा भी करा रही है। पहला सवाल यही है कि उस रिपोर्ट में आपने ऐसा क्या लिया कि फटाफट उसको हर जगह से ग्रीन पास मिलता जा रहा है और हर जगह मंजूरी मिलती जा रही है और भारत सरकार ने उसे इतनी जल्दी मंजूर किया? उसकी प्रमुख रिकमेंडेशंस क्या है? मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये मात्र एक कैच फ्रेज है। इसका सही अर्थ यही है कि देश में जो पहले की व्यवस्था थी, जब देश आज़ाद हुआ था, राइट फ्रॉम 1952 से लेकर के 1967 तक, उस समय देश के लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे। बाद में डिसरप्शन शुरू हुआ। इसमें मैं लोकल बॉडीज़ और पंचायत का इसलिए नहीं जोड़ रहा हूँ क्योंकि ये प्रोविज़न ही जो है वो बाद में राजीव गांधी सरकार द्वारा लाया गया था। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। वो लगभग 15 साल तक हुए, एक क्रम चलता रहा। बीच में 68 के बाद में कुछ राज्यों पर आर्टिकल 356 लगा करके, अच्छा बुरा उसमें मैं नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन एक डिसरप्शन शुरू हुआ। ये जो साइकिल था एक साथ चुनाव कराने का, वो टूटा। और इसका जो वन नेशन वन इलेक्शन कैच फ्रेज है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कभी कभी इसको मिस इंटरप्रेट भी किया गया लोगों ने। लेकिन उसका अभिप्राय यही है कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। ये एक तरीके से समझ लीजिए कि एक फिल्म का टाइटल है, जो कि टाइटल हम जैसे एक कैची टाइटल रखते हैं, विच इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। मुझे लगता है सुधीर जी, इसकी उपयोगिता और इसके लाभ बहुत है। बीच बीच में जब हम डिस्कस करेंगे तो बताएंगे आपको। लेकिन सबसे बड़ी बात ये उभर करके आई है कि जब ये फ्रीक्वेंट इलेक्शंस, जिनको हम कहते हैं कि लगातार, एक मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। एज ऑन टुडे संविधान में प्रावधान किया गया है कि लोकसभा का चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, लोकल बॉडीज़ के चुनाव होंगे और पंचायतों के चुनाव होंगे। ये जब अलग अलग होते हैं तो आप कई राज्यों में मैंने देखा है, बात भी की है, तो उन्होंने कहा कि साहब ऑलमोस्ट 5 साल में हमारे जो हैं 4 साल तो इस चुनाव में चले जाते हैं। और एक तो ये लगता है कि शायद ये सरकारें जो बनती हैं या जनता जो मतदाता अपना मत देता है, वो देता है आपको गवर्नेंस के लिए। इसलिए नहीं देता है कि पॉलिटिकल पार्टी चुनाव ही कराती रहें या पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ने और लड़ाने का काम ही करती रहें। इसके लिए मतदाता जो है आपको मत नहीं देता है, वो देता है कि भाई आप शासन करिए, गवर्नेंस करिए। वो 5 साल को मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, उससे बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। एक राज्य का मैं उदाहरण देता हूँ, उसको मैं किसी की वहाँ बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस सरकार, इससे मेरा लेना देना नहीं। ये हर राज्य में होता है, जैसे जो मैंने बताया।
अभी एक पिछले साल 2023 के एंड में कई राज्यों में चुनाव हुए। एक राज्य जो दिल्ली के पड़ोस में है, राजस्थान में, उसकी बात लेता हूँ। राजस्थान में 2023 में अक्टूबर में चुनाव हुए, नवंबर में सरकार बन गई, वेरी गुड। टेक ओवर हो गया, ब्यूरोक्रेटिक रीसफल होना था वो हो गया, सरकार चलनी चाहिए। अब जो लोग मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों या जो रूलिंग पार्टी के विधायक हों, उन सबके पास जनता जाती है राजस्थान की। वो कहती है कि भाई आपने प्रॉमिस किए थे, ये प्रॉमिस किए थे, किसी ने सड़क बनाने, किसी ने स्कूल खोलने का, प्राथमिक चिकित्सालय खोलने का था, कई वादे किए थे आप शुरू करिए। सबका जवाब एक ही हो गया, हाँ मुझे प्रॉमिसेस याद हैं, लेकिन प्लीज़ कम से कम लोकसभा का चुनाव निपट जाने दीजिए। अब हम लोग जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव सब जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव जो है वो जून में कंक्लूड हुआ, सरकार बनी, अब जुलाई से काम शुरू हुआ। इसको मैंने जानबूझ के इसलिए कहा कि राजस्थान की सरकार, वहाँ की जनता ने जो उनको 5 साल का दिया था, तो 6 और 7 महीने का पीरियड तो निकल गया ना, आउट ऑफ 5 इयर्स। ओके, इसके बाद में लोकसभा संपन्न हो गया, विधानसभा संपन्न हो गया। हमें बताया गया कि 2026 की बिगनिंग में जो है वो आपकी पंचायतों के चुनाव होने वाले, या उसमें इसके लोकल बॉडीज़ के चुनाव होंगे। तो हम मान करके चलते हैं दो एंड ऑफ 25 वहाँ से काम शुरू हो जाएगा। राजनीतिक दलों की बात स्थिति, वो व्यस्त हो जाएंगे, अपना गवर्नेंस को छोड़ करके वो चुनाव लड़ाने की तैयारी में हो जाएंगे। 6 महीने उसके निकाल दीजिए, उसके बाद फिर पंचायत के आते हैं, तो आपका ये जो सर्किल है, उनका अगला चुनाव जो है असेंबली का ड्यू होगा जा करके 2028। ये 5 साल में जो है 3.5 साल मुकम्मल तौर पर उनके निकल जाते हैं। अब ये मैं कहता हूँ कि ये अन्याय हो रहा कि नहीं मतदाताओं पर। तो वोट दिया 5 साल के लिए, लेकिन काम हुआ 2.5 साल ही। काम साल 3.5, मोटे तौर पर 3.5, 5 साल के लिए वोट 3 साल। अब इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। लोग ये कहते हैं कभी कभी, जो हमारे सामने भी अपीयर हुए इसमें, तो उसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा था कि साहब ये जो है ये अनडेमोक्रेटिक है, अनडेमोक्रेटिक। अब मैं इसको दूसरे अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। अब मैं ये कह रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन की बात अगर हम उठाएं, प्रीएम्बल को लें, प्रीएम्बल में सबसे पहले कहा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सॉलेमली रिजॉल्व टू सिक्योर, कई चीज़ें उसमें है, जस्टिस है, फ्रेटर्निटी है, लिबर्टी है। मैं केवल जस्टिस की बात करता हूँ। जस्टिस, उसके आगे उन्होंने कहा है कौन सी जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है ना। अब वहाँ के मतदाता, मैं एक स्टेट की बात कर रहा हूँ लेकिन ये अप्लाई करता है सभी स्टेट्स में, वहाँ के मतदाताओं को आपने अन्याय किया कि नहीं किया? आप तो जस्टिस देने की बात कर रहे हैं। जस्टिस देने की बजाय आप जो हैं वो इनजस्टिस दे रहे हैं। ये जो क्रम चल रहा है, एक्चुअली ये कितना, मुझे लगता है सुधीर जी, अगर ये सभी हमारे राजनीतिक दल इस पर सहमति बना लेते हैं तो देश के लिए एक ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। मैं आपसे विपक्षी दलों की क्या भूमिका रही इसमें, इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, वो ये कि भारत के एक पूर्व राष्ट्रपति का एक प्रोटोकॉल होता है और अक्सर ये कहा जाता है कि वो किसी भी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे, इसके बाद कोई और असाइनमेंट नहीं लेंगे। तो एक तो इस कमेटी की अध्यक्षता के लिए आप ही को क्यों चुना गया, और दूसरा आपने इस असाइनमेंट को स्वीकार क्यों किया? आपका प्रश्न अच्छा है। प्रथम दृष्टया प्रमा फसाई, ऐसा लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के जो हाई लेवल कमेटी, जिसका नाम दिया है सरकार ने, हाई लेवल कमेटी का जो कॉन्स्टिट्यूट हुई है, वो एक पॉलिटिकल एक फंक्शन है। मैं इसको नहीं मानता। कुछ समय तक जब ये विचार मेरे सामने लाया गया था तो मैंने भी इस पर विचार किया, और अंततोगत्वा फिर जब मैंने ये पूछा कि भाई इसकी नियुक्ति कौन करने वाला,
नियुक्ति अगर इसकी रूलिंग पार्टी करती तो मैं इसको मान लेता कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल एक एक्टिविटी का हिस्सा है। इसकी ये कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिपोर्ट हमने जो सबमिट किया है वो भी हमने गवर्नमेंट की बजाय, क्योंकि मैं जो हम पद की दृष्टि से आप देख रहे हैं तो इवन एज ऑन टुडे जो है वो ज़्यादातर लोग नीचे ही हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के बाद में पूर्व राष्ट्रपति का ही आता है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में। उस दृष्टि से हमने ये कहा कि भाई ये रिपोर्ट जो है भले सरकार ने की हो, लेकिन रिपोर्ट हम जो है वो प्रेसिडेंट को ही सबमिट करेंगे, और रिपोर्ट हमने सबमिट की। प्राइम ऑफिसर लगता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये लोक हित का मुद्दा है, देश हित का मुद्दा है, और इसलिए मैंने इसको स्वीकार किया। तो आप इसे एक राजनीतिक गतिविधि नहीं मानते, क्योंकि लोग इसको लोग बीजेपी के साथ जोड़कर देखते हैं। ये बीजेपी का ब्रेन चाइल्ड है और बीजेपी ऐसा करना चाहती है। देखिए, ये बीजेपी का ब्रेन चाइल्ड नहीं है सही मायने में। ये जो डिसरप्शन शुरू हुआ है दी देन यूपीए गवर्नमेंट, उस समय पता नहीं कौन सी गवर्नमेंट कहलाती थी, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन सही मायने में ये ब्रेन चाइल्ड तो जो हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं उनका है। उनकी जो मंशा थी वो ये थी, अगर उनकी मंशा नहीं होती तो ये स्पेसिफिकली संविधान में कहीं न कहीं लिखा होता कि भाई कोई भी राज्य सरकार डिसरप्ट होने के बाद में, भंग होने के बाद में वो चाहे तो कभी भी चुनाव करा सकती है, ये सब प्रावधान लिखा होता। उस समय फाउंडिंग फादर्स की मंशा ये थी कि आपके 5 साल ही होने चाहिए और साथ होने चाहिए, इसीलिए उन्होंने शुरुआत की थी। उस समय भी यही बात आती थी, कई राज्यों ने बात उठाई थी, मैंने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उस समय यह आया था कि कोई ज़रूरी नहीं कि एक साथ ही चुनाव किए जाए, तो उसमें कहा गया था कि नहीं, शुरुआत हम इससे करेंगे और यही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन कई चीज़ें ऐसी इस संविधान में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं की हैं। दे फाउंडिंग फादर्स लेफ्ट टू द नेक्स्ट जेन, और उनको लगा कि जैसे वो ईमानदार हैं वैसे हमारी जनरेशन भी ईमानदार हो। यहाँ फाउंडिंग फादर से आपका जो इशारा है वो जवाहरलाल नेहरू की तरफ तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं। आज एक सेकंड जी, चोपड़ा जी, नहीं आप नहीं है। हमारे साथ में एक अटेंडेंट रहता है। नहीं सर। थैंक यू। यू आर वेलकम सर, और ये हमारा कर्तव्य है। मैं एक आपका पत्र लेकर आया हूँ। जनवरी 13, 2016 को आपने लिखा, तब आप बिहार के गवर्नर थे और राष्ट्रपति भवन में गवर्नर्स की एक बैठक होने वाली है, और उसमें आपने इस पत्र के साथ एक प्रेजेंटेशन दी जिसमें आपने लिखा, होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन to the Lok Sabha and the state assemblies across the country is one of the electoral reforms which has recently gained the attraction of one and all. Holding simultaneous election, it has many advantages like saving of unnecessary election expenditure in both by political parties and public exchequer. तो उस समय तो शायद इस मुद्दे की कोई चर्चा भी नहीं थी 2016 में, और तब आपने ये कहा कि इस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ, और आपने एक प्रेजेंटेशन यहाँ भेजी। तो इससे ये समझ में आता है कि शायद ये विषय आपके दिल के पहले से ही बहुत करीब था, आप इस पर काम करते रहे हैं, और शायद इसीलिए भारत सरकार ने आपको चुना हो। मुझे लगता है कि ये विषय मेरे दिल के बहुत करीब है बरसों से। यहाँ तक कि जब मैं सांसद था, सांसद बनने के बाद कुछ समय एक्टिविस्ट रहा, पार्टी का एक्टिविस्ट रहा, और उसके बाद में फाइनली जब मोदी सरकार बनी तो मैं 2015 में राज्यपाल बना। उस समय प्रणब दा जो थे वो राष्ट्रपति हुआ करते थे। प्रणब दा से इस बारे में मैं 2 बार मिला, लिख कर के मैंने दिया, उनसे मैंने चर्चा की,
और चर्चा के दौरान में मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा, मैंने पूछा है कि दादा ये दादा था नहीं, मैं गवर्नर दादा तो नहीं कह, दादा मैंने बाद में कहना शुरू किया। मैंने कहा सर इसका सलूशन क्या है? तो उन्होंने कहा देखिए इसका सलूशन दो है। एक तो ये कि यदि रूलिंग पार्टी के पास पर्याप्त मेजॉरिटी है तो दे कैन गो एट, कानून बनेगा, हो सकता है। और यदि नहीं है मेजॉरिटी तो फिर एक कंसेंसस डेवलप करना चाहिए, दैट इज़ आल्सो वन वे आउट, ये उन्होंने। लेकिन एक चीज़ वो ज़रूर कहते थे कि आपको इस विषय से जो लगाव है, लेकिन ये विषय ऐसा है कि इससे देश को बहुत फ़ायदा होगा। अब जिस पत्र का आपने जिक्र किया, मैं इसकी थोड़ी बैकग्राउंड बता दूं। इंटरेस्टिंग, ये शायद आपके क्वेश्चन को उत्तर भी मिल जाएगा। राष्ट्रपति भवन में प्रत्येक वर्ष जो है गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस होती है, एनुअल कॉन्फ्रेंस। अब वो बात दूसरी, कोरोना के दौरान कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी, 2 साल तक नहीं हुआ हमारे कार्यकाल में, लेकिन एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है। उनमें गवर्नर्स को ये लिबर्टी दी जाती है कि यदि आप के कोई इशू रेज करना चाहें जो कि देश के गवर्नेंस से संबंधित है, गवर्नेंस पॉलिटिकल नहीं, गवर्नेंस से, तो आप उसको उठा सकते हो। तो ये मुद्दा जो है मैंने उस मीटिंग में मैंने उनकी परमिशन लेकर के उठाया और ये मुद्दा चर्चा बनी। अर्थात अब इससे मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ, इसलिए ये मुद्दा गवर्नेंस से संबंधित है, देश हित से संबंधित है, लोक हित से संबंधित है, गवर्नेंस से संबंधित है, इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि एनुअल कॉन्फ्रेंस में, गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में हम पॉलिटिक्स की चर्चा नहीं करते। इससे मेरे दिमाग में एक नया सवाल ये आया, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है। जब आप दादा से मिले होंगे तब आपने ये सोचा था कि दादा के बाद आप ही यहाँ राष्ट्रपति भवन में आने वाले हैं? कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था जी। जब आप ये कमेटी जब बैठी और आप ये रिपोर्ट बना रहे थे, विपक्षी दलों की क्या भूमिका थी और विपक्षी दल आपके साथ क्यों नहीं आए आपके पीछे? देखिए, विपक्षी दल, अभी जो ये कमेटी का जब हमारी गतिविधियां शुरू हुई हैं, इसमें हमने 62 पॉलिटिकल जो एलिजिबल थी पॉलिटिकल पार्टीज़, उनको हमने इनवाइट किया। उनको हमने पर्याप्त समय दिया, पर्याप्त मौका दिया। पर्याप्त मौका इसलिए मैं कहता हूं कि केवल हमने एक बार इनविटेशन भेज करके बंद नहीं किया, 2 बार उनको रिमाइंडर दिए, 2 बार। टेलीफोन पर भी हमारे ऑफिस से बात हुई। पर्याप्त समय मैं इसलिए कहता हूं कि ये नहीं पहले मैंने 15 दिन का समय दिया सभी को, उसके बाद फिर 10-10 दिन का समय दिया, इसलिए मैं पर्याप्त समय, ऐसा नहीं कि नहीं आप 3 दिन के अंदर अपना जवाब सबमिट करें। आउट ऑफ 62 पॉलिटिकल पार्टीज जो थी, वो 42 पॉलिटिकल 47 पॉलिटिकल पार्टीज ने रिस्पॉन्ड किया। 47 में 32 जो है एक ब्लॉक में थे, अर्थात उन्होंने सपोर्ट किया, और 15 जो थे उन्होंने कुछ ना कुछ अपने रिजर्वेशन रखा, कुछ रीजनिंग दिया और उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। इसलिए अभी तो मुझे ऐसा लगता है वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में क्या है कि बात जिसके साथ पर्याप्त संख्या हो, ज़्यादा संख्या हो तो मान लेना चाहिए। मैं वैसे हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ, इसलिए नहीं। तो ये 32 लोग जो समर्थन कर रहे हैं भाई, इसकी बात को मान लेना चाहिए, देश को भी मानना चाहिए। जो दूसरे नहीं है उनको भी अपना मत चेंज करना चाहिए। जो आपके 15 लोगों ने समर्थन नहीं किया है, 15 लोगों को अपना स्वीकार कर लेना चाहिए इस तथ्य को। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, और उन्होंने अलग अलग अपनी बातें कही, मैं इसी संदर्भ में एक बात आपको बता दूं। ये जो 15 पॉलिटिकल पार्टीज थी, इनमें से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं किसी ने किसी समय इस अवधारणा का समर्थन किया, 1 नेशन 1 इलेक्शन, मतलब साइमल्टेनियस इलेक्शन, देश में एक साथ चुनाव होने, इस अवधारणा का समर्थन किया। आज की तारीख में नहीं कर रहे हैं वो। क्यों नहीं कर रहे? अब ये पॉलिटिकल सब्जेक्ट, इस पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद ये मोदी गवर्नमेंट का इनिशिएशन है, इसलिए चूँकि वो विरोध है, दे आर अपोजिंग इट फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। जो लोग अपीयर हुए थे उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन अब जो वो 15 लोग हैं, सुधीर जी, उनके प्रमुख
वो पॉइंट्स क्या है? 4 पॉइंट्स हैं उनके। एक तो वो ये कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है आपका साइमल्टेनियस इलेक्शंस का, वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनफेडरल है। और चौथा वो ये कहते हैं कि अगर ये लागू हो जाएगा तो जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं या रीजनल मुद्दे हैं या जो रीजनल पार्टियां हैं उनके जो वो दबाव में रहेंगी और जो रूलिंग पार्टी केंद्र में होगी उसको इसका एज मिलेगा, बढ़त मिलेगी, उनको ज़्यादा फायदा होगा। इन चारों का अब एक तरफ तो ये है, इसी के साथ साथ में ये बताना ज़्यादा उचित होगा कि जो लोग जीवन भर वकालत करते हैं और आधा जीवन वकालत करते, आधे जीवन के बाद में वो जजेस बन जाते और होते होते उनमें से जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बन जाते। इस कमेटी की विशेषता यही है कि हमने उन रिटायर्ड चीफ जस्टिस को भी हमने बुलाया। आपने चार फॉर्मर चीफ जस्टिस को बुलाया। उन चारों की राय क्या थी? चारों की राय जो थी इसके पक्ष में थी कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होना चाहिए, नंबर 1। और जो उन्होंने ऑब्जेक्शंस किए हैं उसके बारे में उन्होंने कहा था ये निराधार है। और मैं थोड़ा सा उसका जिक्र भी कर दूँ आपके सामने। उन्होंने कहा कि देखिए, जो कहते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब एंटी कॉन्स्टिट्यूशन जो ये कहते हैं, उनका आधार ये है कि चूँकि एज ऑन टुडे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में साइमल्टेनियस इलेक्शन का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए एंटी कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा ये कहना है कि जिस समय आपने इस समय हमारा जो वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लगभग 115 से अधिक जो है, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से उसमें 115 से अधिक जो है अमेंडमेंट हो चुके हैं। इसके साथ में अगर अमेंडमेंट हो जाएगा कि भाई लोकसभा और विधानसभा के एक साथ हो जाएंगे तो ये जब इनएक्टमेंट बन जाएगा तो फिर ये बात ख़त्म हो जाएगी, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन फिर आप नहीं कहेंगे। फिर आप कहते हैं कि साहब अनडेमोक्रेटिक है। अनडेमोक्रेटिक क्यों है? इसलिए है क्योंकि ये आप डिवीज़न कर देगा, मतलब इस तरीके से डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी का मैंने आपको उदाहरण दे दिया, एक तरफ 32 है, एक तरफ 15 है, बहुमत जो है उधर है, मान लेना चाहिए। एक तीसरी चीज़ एंटी फेडरलिज्म। एंटी फेडरलिज्म का जो है, इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऐसा संविधान में लिखा है। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है कि आप इंटरडिपेंडेंट हैं, राज्य सरकारें और केंद्र। तो जब आप इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, तो आपको एक दूसरे के बिना एक दूसरे के पूरक भी हैं। तो इसलिए अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, एज ऑन टुडे स्थिति क्या देखिए, राज्यों को जो है 5 इयर्स प्लान का योजना चली थी सबसे पहले, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना का क्या था, आपकी योजनाएं बनेगी, केंद्र सरकार आपको मदद करेगी। एज ऑन टुडे भी यही है। तो केंद्र सरकार मदद करती है फाइनेंशियली आपको, स्टेट गवर्नमेंट को। उस फाइनेंसेस से हर प्रदेश सरकार जो है अपने राज्य में सरकार के गवर्नेंस करती है। उसके नीचे जो है लोकल बॉडीज़ हैं और पंचायत हैं, उनको भी जो है आप आगे बढ़ाते हैं। एक तो यह था। अभी हमने देखा, मतलब वो एक पीड़ादायक स्थिति है। पीड़ादायक इसलिए मैं कहता हूँ, एक राज्य की खबर आई थी कि उनके पास जो है फंडिंग, उनके अपने एम्प्लॉइज़ को पेमेंट रेगुलर मंथली पे करने के लिए जो है उनके पास फंड नहीं है। एक आया, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, नहीं होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहती, वो है पब्लिक डोमेन में है। इसी तरीके से किसी राज्य की ये रिपोर्ट आई कि साहब उनको चुनाव कराना, लेकिन उनके चुनाव कराने के लिए पैसे नहीं हैं। अब इनकी मदद कौन करेगा? मदद तो केंद्र करेगा। तो अब सही मायने में अगर देखा जाए तो ये एंटी फेडरलिज्म है या ये रादर फेडरलिज्म को और सशक्त करेगा, ऐसा उत्तर भी आया। चीफ ये जो जजेज हैं उन्होंने दिया है कि भाई ये तो फेडरलिज्म को मजबूत करेंगे सही मायने में, ये जो कंसेप्ट है एक साथ चुनाव एक करने के लिए। थैंक यू। इस कमेटी में प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस। आपको ऐसा नहीं लगा कि प्रमुख विपक्षी दल का भी कोई प्रतिनिधि इस कमेटी में होना चाहिए था? अगर आप उनको रख लेते इस कमेटी में तो शायद इसकी स्वीकार्यता और ज़्यादा बढ़ जाती। होना चाहिए था, हमने रखा। मेन अपोजिशन पार्टी जो थी कांग्रेस थी, उसमें दी देन अपोजिशन लीडर या हम कहें कांग्रेस जिसमें लोकसभा में रिकॉग्नाइज थे, वो थे
अधीर रंजन चौधरी जी। अधीर रंजन चौधरी जी को जो है फ़ोन किया गया मंत्रालय से, जो ये काम देखती थी, लॉ मंत्रालय, लॉ मिनिस्ट्री। उन्होंने कहा कि साहब हाँ, मुझे अखबारों से पता लगा है कि भाई मेरा नाम भी है, तो मुझे तो खुशी होगी, लेकिन आप मुझे लिखित में तो भेजिए। अभी लिखित में आया नहीं है। एक्चुअली उनसे पूछा गया था भाई हम आपको रखना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा लिखित में भेजिए, हमारा अपॉइंटमेंट लेटर भेजिए, आई विल बी टू हैप्पी। इस प्रकार का मुझे संदेश मिला। लेकिन जब उनको लिखित में गया तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपने बड़े नेताओं से चर्चा की होगी, तो उन्होंने उसको विड्रा कर लिया। दिस वॉज द रीज़न। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस की जो हाई कमांड है उसने कांग्रेस के जो एलओपी थे उनको मना किया कि इस कमेटी में ना आए? ऐसा लोग कहते हैं, लोग ऐसा कंक्लूड करते हैं। जी। अभी भी आपके ऊपर यही आरोप लगाया जाएगा कि ये मोदी सरकार का ब्रेन चाइल्ड है और आप एक प्रकार से मोदी सरकार की मदद कर रहे हैं। तो इस आरोप का आप जवाब कैसे देंगे पब्लिक डोमेन में? देखिए, पहले तो मैंने ये कहा था कि मेरा आई हैव नथिंग टू डू विद एनी पॉलिटिकल पार्टी। जिस पृष्ठभूमि से मैं आप जानते हैं बीजेपी से आया हूँ, आज तक मैं बीजेपी के किसी नेता के घर नहीं गया हूँ। बीजेपी का जो हेड क्वार्टर है दिल्ली का, वो मैंने नहीं देखा है। ठीक है, किसी नेता को आना होगा तो मेरे पास आए, नॉट एज ए पॉलिटिकल लीडर बट एज ए नॉन फ्रेंड। नंबर 1, प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ आते हैं, प्रत्येक वर्ष आते, कभी त्यौहार पर आ जाते, कभी वैसे आ जाते। अभी जब वो नेता चुने गए लीडर ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टी के, तो वो आए, उनका 2 घंटे पहले फ़ोन आया उनके ऑफिस से कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, प्रधानमंत्री इलेक्ट, उस समय ओथ लेने के पहले। तो जब मुझे मैसेज मिला कि साहब 2 घंटे बाद आने वाले हैं, और वो तो मैंने कहा कि पहले उनको शपथ तो अभी ली नहीं है, और सही मायने में प्रोटोकॉल के मुताबिक मैं जा सकता हूँ, मुझे मिलना चाहिए, कोई बात नहीं, प्रोटोकॉल जो कहता है उनके बाद में मेरा है, पूर्व राष्ट्रपति का। तो मैंने जब थोड़ा सा ये पूछा तो उन्होंने कहा नहीं साहब, वो आपसे आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। तो अब वो जो आ रहे हैं वो इसलिए नहीं आ रहे कि वो प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं इसलिए आ रहे हैं, बल्कि इसलिए नॉन, और दूसरा ये कि मैं अपॉइंटी रह चुका हूँ, राष्ट्रपति रह चुका हूँ, तो शायद इसलिए, तो वो एक व्यक्तिगत संबंध के नाते आ रहे हैं। अब देखिए अपोजिशन क्या क्या, वो तो सब कहेंगे, उनका दायित्व भी है, उनका अधिकार भी है, वो जो कहेंगे। लेकिन समझने वाले, मैं तो जनता के विवेक के ऊपर छोड़ता हूँ, जनता समझती है कि क्या है। आज तक मेरा किसी भी, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इंक्लूडिंग अपोजिशन पार्टीज़, उनके नेता भी अभी मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि नहीं साहब मैं आपके पास आऊँगा, और आते भी हैं, मिलते हैं, लेकिन मैं बुलाता किसी को नहीं। जी। चुनाव के साथ चुनावी चंदा भी जुड़ा हुआ है, और हमारे देश में तो आप जानते हैं कि जो चुनाव को लेकर जो चंदा दिया जाता है वो बहुत विवादों में रहता है। आप कह रहे हैं कि ये देश को बड़ा सस्ता पड़ेगा, लोगों को भी बड़ा सस्ता पड़ेगा। जो चुनाव में चंदा देने वाले लोग हैं, क्या उन्हें भी थोड़ा सस्ता पड़ेगा? उन्हें भी कुछ डिस्काउंट इसकी वजह से मिलेगा? उनका खर्चा कम होगा, उन्हें भी कुछ लाभ मिलेगा? सुधीर जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग मामला है सही मायने में। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। इस दौरान मैं बहरीन गया, एक प्राइवेट विजिट थी, तो वहाँ पर एक इंडिया बहरीन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उन लोगों ने जब उनको पता चला कि मैं आया हूँ एक प्राइवेट विजिट पर, केरल के प्राइवेट विजिट ये थी, केरल के एक बहुत प्रसिद्ध संत हुए हैं नारायण गुरु, बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर, और केरलाइट्स जो हैं उनको बहुत मानते हैं, तो वहाँ केरल वासी बहुत हैं। उन लोगों ने एक रिक्वेस्ट किया कि साहब उनका नारायण गुरु जी की जो है वो एक अकेजन सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें वो मुझे बुलाना चाहते, तो मैं गया इसलिए, नॉन पॉलिटिकल, ओनली सोशल फंक्शन। तो ये जो हमें इंडिया बहरीन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो इंडियंस थे उन लोगों ने होस्ट किया, उसमें हम गए। उस समय कमेटी हमारा चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि सर ये हो जाता है तो वी विल बी द फर्स्ट वन टू कांग्रेचुलेट यू। तो मैंने कहा भाई आप यहाँ बैठे हो, आपको क्या फ़ायदा इससे होने वाला? तो कह लगे नहीं साहब हम हैं तो इंडियन है, और हमारा आना जाना लगा रहता है, यहाँ भी बिजनेस है, केरल में भी बिजनेस है, दूसरी जगह मुंबई में भी है। हमें कहने लगे
इसका फ़ायदा ये होगा जा करके कि जो हमें चंदा देना पड़ता है ना हर साल, अभी मैंने आपको समझाया था कि 5 साल में 4 चुनाव तो होंगे ही जाके, तो उन्होंने कहा जो हमें चंदा देना पड़ता है वो हमें इतना पिंच नहीं करता है जितना कि ये पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो हमारा टाइम बर्बाद करते हैं। अगर वो 11 बजे का समय देंगे, 4 बजे के पहले कभी नहीं आएंगे, एक बात। और चंदा देने में हमें हिचकिचाहट नहीं है, वो देश के लिए लगता है उसमें यही स्थिति जो है वो जो छोटे छोटे व्यापारी हैं जिनको चंदा देना ही लाजमी होता है, अगर कोई कारपोरेशन का चुनाव लड़ता है तो तब भी वो चंदा मांगने जाएंगे, लोकल कैंडिडेट होगा, उन पर मुझे लगता है उनको इस बात की खुशी है कि साहब चंदा देंगे। कई लोग तो आप सरप्राइज़ करोगे, मुझे बताया गया है कि चंदा जब पता लगता है कि चंदा मांगने वालों की टोली निकली है बाज़ार से, तो कई लोग अपनी दुकान का शटर बंद करके चले जाते हैं, इसीलिए अवॉइड कर जाते हैं कि वो एक ही दिन तो आएंगे, दूसरे दिन दूसरी सड़क पर जाएंगे एनीवे। तो उसका ये जब उन्होंने कहा कि साहब हमें 5 बार से हमें 1 बार देना पड़ेगा, ऐसा उनका कहना था। जी, आपने ये भी कहा कि इससे देश की बड़ी बचत होगी। इसलिए उनका बोझ जो है, चंदा देने वालों का बोझ कम होगा। जी, आपका ये भी कहना है कि इससे देश को बड़ी बचत होगी और भारत की जीडीपी पर भी कम से कम 1 से 1.5% का फर्क पड़ेगा। तो आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि कितना फर्क पड़ेगा, कितनी, अगर हम रुपए के हिसाब से देखें तो कितना रुपया हमारे देश का बच सकता है? सुधीर जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने इसमें हमारी कमेटी में एक हमारे बहुत प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं जो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी रहे हैं, मिस्टर NK सिंह जी, उनको हमने कहा कि भाई इसमें एक स्टडी ग्रुप बनाइए इकोनॉमिस्ट का। उन्होंने बनाया, उसमें कुछ विदेशी हमारे इकोनॉमिस्ट भी आए, देश के भी इकोनॉमिस्ट थे, और सब लोगों ने एक ब्रेन मतलब स्टॉर्मिंग की और एक निर्णय पर वो ये निकले। उन्होंने कहा कि ये इस पर जो खर्चा आता है हमारा, ये आता है चुनाव पर, फ्रीक्वेंट चुनाव पर 5 से 5.5 लाख करोड़ रुपया, और इसके अलावा ये सरकारी खर्चा है, मतलब मोटे तौर पर। इसके अलावा आम मतदाताओं का खर्चा अलग होता है, उसको हम छोड़ रहे हैं। तो ये अगर एक साथ चुनाव हो जाएगा तो ये आपका सिमट करके जो है मुश्किल से जो है आपका 50,000 करोड़ रुपया आएगा, मतलब 5.5 लाख करोड़ की जगह 50,000 करोड़। अब ये जो बचत हो जाएगी तो ये बचत आपकी जीडीपी को बढ़ाएगी, जीडीपी को ग्रोथ को बढ़ाएगी, यही आपकी जो इन्फ्लेशन को कमी करेगी, आपका जो इंडस्ट्रियल आउटपुट होता है उसमें इंक्रीज हो जाएगा। इन सब चीज़ों का ऐसा कहा गया, और लबोलबाब ये कि इसका जो परिणाम आएगा, आखिरी परिणाम आएगा, वो 1 से 1.5% जीडीपी इससे बढ़ने की संभावना है। आपको ऐसा लगता है कि इससे वोटिंग परसेंटेज जो है वो भी बढ़ेगा? क्योंकि अभी हमने देखा है कि एक थकान सी होने लगती है वोटरों को। वोटर, हम कहते तो हैं ये उत्सव है, लेकिन वोटर थक चुके हैं। आपको ऐसा लगता है कि इससे वोटिंग परसेंटेज हमारे देश का जो अभी लगभग 60-65% रहता है, ये ऊपर जा सकता है? आपकी बात से मैं इसलिए सहमत हूँ क्योंकि मैंने स्वयं देखा है इसको। कहीं पर भी ये जो फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होते हैं, एक आप गांव की बात ले लीजिए, क्योंकि गांव में जल्दी से मैसेज पहुंचता है। एक गांव की बात लीजिए, यदि किसी नेताओं की 2-4 गाड़ियां पहुंच जाती हैं, पता लग गया गांव वालों को कि कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता आए हैं तो वोट मांगने आएंगे। अब वो क्या करते हैं, वहाँ और तो कोई काम है नहीं, तो वो अपना घर छोड़ करके, घर में जो बड़ी बूढ़ी महिला होगी उसके सुपुर्द करके, और जो है अब खुद अपनी पत्नी को, बच्चे स्कूल चले गए नहीं तो नहीं गए हैं तो उनको खेतों पे ले जाते हैं। खेतों पर काम नहीं है कुछ, लेकिन ले जाते हैं और पता करते हैं कि ये जो नेता लोग आए थे ये हमारे गांव से चले गए कि नहीं चले गए। ये क्यों, ये अवॉइड क्यों? ये इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको थकान हो गई है, बार बार चुनाव डालना, बार बार वोट डालना, और ये वो उनकी खातिर, नेताओं की खातिरदारी करना, यही शहरों में भी है। तो ये मुझे लगता है कि वोटर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। कितना आपको लगता है कि जंप आ सकता है
वोटिंग परसेंटेज में? क्या आपको लगता है 10% के आसपास, 15%? हम 60-65 से 75% तक जा सकते हैं? कई 80? कई कई विधानसभाओं के परिणाम हुए, लोकसभाओं के परिणाम हुए, और उनमें ये आया है परिणाम निकल करके कि जिनके फ्रिक्वेंट इलेक्शन के तहत अभी आप देखेंगे, अभी रिसेंटली कुछ चुनाव हुए हैं, जी। उनमें जो है वो परसेंटेज घट गया फ्रीक्वेंसी की वजह से। और ये जो है आप, मुझे लगता है कि 10 से 12 तो मिनिमम से कम हो सकता है। इसलिए कि जब सबको लगे कि भाई 5 साल में ही हमें तो एक बार वोट देना है, अब उनको लगे कि इस बार नहीं दिया तो फिर अगले फिर 5 साल बाद आएगा, तो उनको ये लगता नहीं, जाना चाहिए, सब लोगों को जाना चाहिए। और वाकई में वो उत्सव की तरह होता है जाके। अभी एक और मैं उदाहरण इसी से लिंक, हालांकि उसका कोई गलत अर्थ ना लगाए, हमारे देश में त्यौहार बहुत होते हैं, हर रिलीजन में त्यौहार होते हैं और संख्या बहुत होती है। एक त्यौहार होता है, एक ऐसा है रिलीजन क्रिश्चियनिटी, अब वो साल में एक त्यौहार करते। अब देखो कि वो वाकई में वो उसको उत्सव की तरह मनाते हैं, भले वो 15 दिन तक मनाए, 10 दिन तक मनाए, वो मनाते हैं और मनाते हैं अच्छी तरह से मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। जी, इसीलिए 2021 से 2024 के बीच लगभग 25 असेंबली इलेक्शन हुए हैं। तो हम कहते हैं कि ये उत्सव है, लेकिन आप सोचिए कि 3-4 साल में ही 25 उत्सव आ गए। तो लोग कई बार उत्सव मनाते मनाते भी शायद थक जाते होंगे, ये किसका रीज़न हो थकते हैं। सकता है। लेकिन सर, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? साथ साथ चुनाव कराने के लिए जितनी ईवीएम हमें चाहिए, जितनी सुरक्षा चाहिए, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्या ये हमारे पास है? और इस पर भी तो पैसा खर्च होगा। इस पर जो पैसा खर्च होगा बहुत नॉमिनल खर्च होगा, जितना हम चुनाव पे खर्च करते हैं उसकी तुलना में बहुत नॉमिनल होगा। इसकी व्यवस्था के लिए, हमने ये इंश्योर किया था कि हमारी कमेटी में जो जिम्मेदार लोग हैं इन 2 बातों के लिए, एक तो डिप्लॉयमेंट के लिए, फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट के लिए, चुनाव कराने के लिए, आज भी होता है लेकिन ये संख्या बढ़ेगी तो ज़्यादा संख्या चाहिए। और दूसरी ईवीएम्स की मशीन के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसकी कौन गारंटी देगा? ये कमेटी डिसाइड भी करती है कि यस, ये प्रपोजल जो अच्छा है देश के लिए, तो इसकी गारंटी कौन लेगा? इसीलिए हमने जो है उनको होम मिनिस्ट्री को कहा, होम मिनिस्टर बिकेम ए मेंबर, लॉ मिनिस्ट्री, ईवीएम्स का सप्लाई जो होता है वो लॉ मिनिस्ट्री, जो बजट होता है वो लॉ मिनिस्ट्री देखती है, लेजिस्लेटिव विभाग, तो उनको हमने बुलाया, उनसे इंश्योर किया कि भाई इसमें बढ़ेंगी जा करके, आप इसकी व्यवस्था कर सकते हो, तो दे एश्योर्ड कमेटी कि हाँ हम इसके लिए तैयार हैं और वो नॉमिनल खर्चा होगा। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि हमें समय चाहिए, समय ईवीएम को परचेज करने के लिए हमें कम से कम 2 साल चाहिए ये डबल करने तो के ये लिए। लागू ये 2029 में ही हो ये पाएगा? हम नहीं कह सकते, ये सरकार और पार्लियामेंट पर निर्भर करता है, ये उनके विजडम पर निर्भर करता है। जी, एक बार आप हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि कितने मैन आवर्स आपने इस रिपोर्ट को बनाने में लगाए, कितनी आपने मीटिंग्स की, कितने लोगों से आप मिले, और कुल मिलाकर आपने इस पे कितना समय लगाया? इसमें मोटे तौर पर लगभग 6 महीने लगा। 3 महीने तो हमारा जो है वो इनविटेशंस को बुलाना और ये हो, उसके बाद हमने इंटरेक्शन शुरू किया। 2 महीने करीब हमारा डे टू डे बेसिस पर हमारा इंटरेक्शन, जो हमें ऑफिस मिला था उसमें हमारे सभी मेंबर्स आते थे और डे टू डे बेसिस पर हमने किया, और कभी कभी हमें अलग से मिलना पड़ता था। इसके आप देखेंगे रिपोर्ट करीब ये 18,000 प्लस पेजेस की है, 18,000 कुछ पेजेस की। इतनी बड़ी रिपोर्ट मुझे बताया गया कि आज तक भारत सरकार में किसी कमेटी ने नहीं सबमिट किया। लेकिन इसका फ़ायदा है, फ़ायदा ये है कि इस रिपोर्ट को लेकर के इसको समझने के, इस मुद्दा को समझने के लिए, इस इशू को में डीपर जानने के लिए अगर कोई तैयार है तो उसको हो सकता है 1 सप्ताह का समय लगे, 6 दिन लग सकते, 5 दिन लग सकते। एक दिन बैठना शुरू करेगा, सुबह अपनी टेबल पे लैपटॉप देखा है, आपका दूसरी चीज़ों को कंप्यूटर निकाला और उसमें एक एक चीज़ देख जो हमने रेफरेंसेस दिए हैं ना, वो रेफरेंसेस सारे इसी में एज एनेक्चर है। आपको किसी लाइब्रेरी में नहीं जाना पड़ेगा ढूंढने के लिए। एक तो इसका है, ये वॉल्यूमिनस है, 21 वॉल्यूम में बनाई है, 21 वॉल्यूम्स। दूसरी चीज़ ये है, इसमें 190
190 लगभग हमें 190 डेज 190 लगभग 190 एक फिगर आ रही थी जी नहीं 190 डेज नहीं 190 आवर्स है आवर्स 190 आवर्स सॉरी 190 आवर्स। और इसके साथ ही साथ जो हमने इंटरेक्शन किया उसकी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग इन द ये है कि रियली दे आर रियली स्टेक होल्डर्स। पॉलिटिकल तो हैं, ठीक है, अच्छी बात है। हमने पब्लिक में हमने इसको मांगा, पब्लिक से कि आप हमें सजेशंस दीजिए। अब पब्लिक में जब हमने सजेशंस दिया, सबसे मांगे, लगभग 100 से अधिक हमने न्यूज़पेपर में विज्ञापन दिया, 100 से अधिक, 16 भाषाओं में दिया, 16 भाषाओं में। और उसके जो हमें रिस्पॉन्सेज मिले हैं कि भाई आप यस या नो जो समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हमें बताइए, उसकी संख्या करीब 21,000 प्लस है, 21,000। उसमें 80% जो है वो दे हैव सपोर्टेड। अब आपको ऐसा लगता है कि आपने इतनी मेहनत की दिन रात, उसके बाद जब पार्लियामेंट में इस पर बहस होती है तो विपक्ष इसको एक दूसरा रंग दे देता है और ये इस पर भी पोलराइजेशन हो जाता है और देश दो हिस्सों में बढ़ जाता है। आपको इसका दुख होता है? नहीं, हमें दुख नहीं होगा। इसलिए नहीं क्योंकि वो तो एक पॉलिटिकल सिस्टम है। वो तो आप अच्छा काम करेंगे, जिसको विरोध करना वो करेगा, आप बुरा काम करोगे उसको भी लोग सपोर्ट करने वाले हैं, ये अच्छा है। तो ये चलता है, ये पॉलिटिकल सिस्टम का एक हिस्सा है, उससे मुझे पीड़ा नहीं होगी। और वो ब्रांडिंग, नॉन ब्रांडिंग, अनब्रांडिंग, ये सब चलता रहेगा। लेकिन ये है, मैं ये ज़रूर करना चाहूँगा, मैं अपील ज़रूर करना चाहूँगा, देशवासियों से अपील करना, इन राजनीतिक दलों से अपील करना। हमारे चैनल के माध्यम से इस समय आप कर सकते हैं। नहीं, मैं कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और सभी देशवासियों से अपील कर रहा हूँ, इसको आप पढ़िए, आपका भविष्य इसी में है। मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट लागू हो जाएगा, दिस विल प्रूव टू बी ए गेम चेंजर। अब मैं थोड़ी सी बात मेरी अभी पूरी नहीं हुई। इसमें जो हमने बुलाया किस किस को, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बुलाया, जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर इन द सेंस ये कि भाई ये जो ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं इनको कैसे, ये सही है या गलत है, उन्होंने बताया कि ये गलत है। हमने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं भारत सरकार के, वो हमने 4 बुलाए फार्मर, और चारों ने इस पर सहमति दी। उन्होंने कहा नहीं, जब मैं भी अपने कार्यकाल में इस पर मैं एग्री था, ये हो नहीं पाया, उन्होंने दिया। इसके अलावा ट्रेड एंड इंडस्ट्री से हमने एसोचैम को बुलाया, फिक्की को बुलाया, आईसीसी को बुलाया, उनके प्रतिनिधियों को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से बुलाया, उनको बुलाया। इसी तरीके से जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, सिटिंग और नॉन सिटिंग, उन सबको बुलाया। आपको बड़ा एक और फैक्ट मुझे जो बताया गया वो रिकॉर्ड में भी है, महाराष्ट्र के जो हमने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को बनाया, उन्होंने कहा साहब कि महाराष्ट्र में इलेक्शन रिलेटेड लिटिगेंट जो है सबसे ज़्यादा होता है, और आउट ऑफ 365 डेज जो है वो 300 लगभग 300 दिन जो है वो चुनाव में चले जाते हैं महाराष्ट्र। कहीं एक ज़िले में हो रहा, कहीं दूसरे ज़िले में हो रहा, कहीं इस तहसील में हो रहा, कहीं दूसरी जगह, 300। और उन्होंने इसी दौरान हमें एक दिन, ये 3 दिन पहले मैं गया था लखनऊ, दिल्ली एयरपोर्ट पर सेरेमोनियल लॉन्च में एक दिन हमें वहीं पर उस दिन जा रहे थे, एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज वहाँ चर्चा करने लगे, तो उन्होंने कहा कि साहब मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करता, सुप्रीम कोर्ट में जितना लिटिगेशन होता है इलेक्शन रिलेटेड, उसमें महाराष्ट्र टॉप्स, मतलब सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र स्टेट से जो है लिटिगेशन आती है जी। अब इन सब लोगों को जो हमने इनवाइट किया, और इसके अलावा भी तो इन सबको इनवाइट किया, इतने स्टेक होल्डर्स को किया, तो मैं ये कहता हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं है कि देश का कोई है। सबसे बड़ी बात ये, वो जो हमने आपको विज्ञापन की बात कही थी और उसका रिस्पांस जो हमें मिला, रिस्पांस ये नहीं हमें मिला कि किसी विशेष रीजन से हमें मिला, नहीं, हमें लक्षद्वीप से भी मिला है, हमें अंडमान निकोबार से भी मिला, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनसे भी हमें रिस्पॉन्सेज मिले और प्लस में मिले,
सपोर्टिव मिले। ये हमने एक बहुत इसको व्यापक पैमाने पर, इसमें सही माने में एक ईमानदारी से जो हमें असाइनमेंट मिला था सरकार की ओर से, वो हमने पूरा किया। जी, पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से आपने किया। आखिरी सवाल आपसे, वो निजी सवाल है आपके बारे में। जब कोई व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बन जाता है और फिर बाद में पूर्व राष्ट्रपति हो जाता है, तो राष्ट्रपति बनने के साथ ही आप एक प्रोटोकॉल से बंध जाते हैं, और पूर्व राष्ट्रपति होने के साथ भी एक प्रोटोकॉल रहता है। क्या आप अब अकेला, आइसोलेटेड महसूस करते हैं क्योंकि आपके आसपास प्रोटोकॉल की इतनी सारी बंदिशें हैं? क्या आप राजनीति को मिस करते हैं? मैं ऐसा नहीं मानता। प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स का जो स्टैंडर्ड है वो कम हो गया है, प्रोटोकॉल अभी भी हैं और वो तो आखिरी सांस तक रहेंगे। लेकिन ऐसे प्रोटोकॉल नहीं है कि जिनमें आप बंद करके चलेंगे। जैसे आप राजनीति की बात करते, तो हम राजनीतिक लोग हम नहीं जाएंगे, बल्कि वो अगर कोई आना चाहे तो मिल सकता। एज ऑन टुडे सुधीर जी, मैं आपसे शेयर करता हूँ, पॉलिटिकल फील्ड जो है, कितने लोग हैं पॉलिटिक्स में, देश के 140 करोड़ की जनसंख्या में कितने लोग हैं? आप उनको जोड़ोगे, एक मोटा मोटा एक आपको हम फैक्ट देते हैं, आप मान करके चलिए कि सब 40 करोड़ लोग हैं जो एक्टिव पॉलिटिक्स में। वैसे तो पॉलिटिक्स में सभी, लेकिन उसको पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल बनता है। मान लीजिए हम सब लोग जो हैं वोट भी डालने जाते, अब कोई कहे कि नहीं नहीं आप तो वोटर हैं, तो वोट देना भी जो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं, ये एक आपकी नेशनल ड्यूटी है, राष्ट्रीय कर्तव्य है आपका, उसको पूरा करने जाते। किसको देते ये आपका विषय है। मैं ये कहता हूँ 40 करोड़, 100 करोड़ बचे ना। अब 100 करोड़ में इसका मतलब क्या है कि जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, फील्ड है, सेक्टर है, उससे ज़्यादा जो है वो नॉन पॉलिटिकल में है। और नॉन पॉलिटिकल में अभी मेरे परिवार की बात, आपने व्यक्तिगत सवाल पूछा इसलिए मैं बता दूं, मेरे परिवार वाले कहते हैं कि एज ऑन टुडे मैं कभी कभी देखता हूं कि राष्ट्रपति भवन में आपको अधिक सुविधाएं थी, उसके बावजूद जो है जितने आप वहां बिजी रहते थे, यहाँ कम सुविधाओं के बावजूद भी आप यहाँ ज़्यादा बिजी रहते। और कमिटमेंट चाहने वाले इतने लोग हैं, देश के चाहने वाले, मतलब हमें हाथ जोड़ना पड़ता है कि भाई हम आपके प्रोग्राम में नहीं आ पाएंगे। एज ऑन टुडे मैं आपको शेयर कर लूँ, मई तक के, मई 25 तक के हमारे मतलब कहीं न कहीं कैलेंडर में है जी। इसकी बात की हमें खुशी है कि देश ने हमें बहुत कुछ दिया है। इस कमेटी ने आपको बड़ा व्यस्त रखा होगा और दिन रात आपसे काम कराया होगा। कमेटी ने व्यस्त रखा, लेकिन मैं आज की बात कर रहा हूँ, वो तो हमने रिपोर्ट सबमिट कर दी, समाप्त हो गया, हमारा काम समाप्त हो गया। ये तो आपने चैनल बुला लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि इस विषय पे मैं अपनी बात कह सकूँ कमेटी की ओर से। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देश में असंख्य लोग हैं जो कि मतलब ये केवल फोटो के लिए नहीं, वो तो स्वाभाविक होती सबकी वो होता है, एक लिटिल बिट आकर्षण जैसा होता है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट के साथ। लेकिन जो कार्यक्रम हमें मिलते हैं उनको हमें हाथ जोड़ करके करना पड़ता है कि नहीं साहब, आगे की कोई अगर आप इसको बढ़ाना चाहे, इवेंट बढ़ाना चाहे तो बढ़ा लीजिए, तो मैं आऊँगा। इस प्रकार का ये जो प्यार है, ये मुझे लगता है शायद राष्ट्रपति भवन में इतना नहीं मिलता था जितना आज मिल रहा है। और इसलिए मैं बहुत ही मतलब अपने जनता का, अपने देशवासियों का बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ, आभार करता हूँ। आप सोचते हैं कभी आप कोई किताब लिखेंगे? सुधीर जी, आपने मेरी जो दुखती हुई रग है ना, उस पर हाथ रख दिया है। सही मायने में जब तक मैं राष्ट्रपति भवन में था तब तक मैंने नहीं सोचा था, और मैं हमेशा कहता था कि भाई मेरी जीवन जो है वो खुली हुई किताब है, और राष्ट्रपति भवन में रहते हुए एवरीथिंग इज इन पब्लिक डोमेन। मैंने कहा किसको लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्या उससे फ़ायदा मिले। जब मैं यहाँ पे आया तो मैं जो मेरे बहुत सारे मिलने जुलने वाले थे, शुभ चिंतक थे, बार बार यही रटते थे, नहीं साहब आपको अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखनी चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहने लगे साहब आप जानते नहीं हो, आप इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। लाखों लोग ऐसे हैं जो कि वो समझना चाहते हैं कि आप में क्या चीज़ है जो कि आपको एक रिमोट मतलब रूरल विलेज से उठा करके, एक गांव से उठा करके, एक झोपड़ी से उठा करके, और कहाँ से कहाँ आप चले गए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, आपका उससे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस के मामले में,
आपका गवर्नरशिप आपको मिली, गवर्नर से जा कर के आप यहाँ आ गए राष्ट्रपति भवन। तो ऐसी क्या चीज़ क्या है कि आप में मतलब वो क्या है, तो लोग जो है आपसे बहुत कुछ प्रेरणा देंगे। और प्रेरणा की बात जो मैं बात बताऊं आपको, एक अच्छा सवाल पूछ लिया। एक बार जब मैं बिहार का गवर्नर था तो एक एम्बेसडर मिले, रेजिडेंट ऑफ बिहार मिले, कालान किया एज गवर्नर। मैंने उससे पूछा आपका गांव कहाँ है? इस ज़िले में है। मैंने कहा वहाँ जाते हो कभी? कल नहीं। क्यों? मेरे परिवार का कोई नहीं, मेरा रिश्तेदार कोई नहीं, खेती नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने कहा आप समझते हो, आप अपने मातृभूमि, आपकी जो जन्मभूमि है उसके प्रति आप अन्याय कर रहे हो। कहने कैसे? मैंने कहा आप एक बार जा कर के देखिए। मैंने कहा आप जाइए और फिर हमें बताइए। कहते साहब मैं जाता हूँ। मैंने कहा वो गए और लौट करके आए, कहने लगे हमारे गांव की जो है वो मेन रोड से और वहाँ तक की 4 किलोमीटर की सड़क थी, कच्ची सड़क, धूल मिट्टी से हमारी गाड़ी गई। ओके, वहाँ बैठने की जगह नहीं था। एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, जो मुखिया होता उसके यहाँ बैठे चौपाल में। और वहाँ पर जो बच्चे, बिहार के हम समझते हैं गरीबी को, वहाँ पर बच्चे जांघिया और निक्कर में आकर के कोई पेड़ पर बैठा हुआ इस बंदर की तरह, और हमें देख रहा, केवल देख रहा। वहाँ प्राइमरी स्कूल है केवल, और कुछ भी सुविधा नहीं। कह लगे ये देखते देखते कुछ लोग हमसे बातें करते, हम तुम्हारे पिताजी को जानते थे, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन कहने लगे जब मैं लौट करके आया तो मैंने कहा मैं उन बच्चों की, आपकी राय सही थी आपकी, मैंने कहा मैं उन बच्चों की मैं आपको बताता हूँ कि क्या मनोदशा क्या होगी उनकी। ये थी हैं, आज मैं पढ़ रहा हूँ, ये जो आजकल अधिकारी इतना बड़ा अधिकारी बन गया है, किसी देश का एम्बेसडर बना हुआ है, मतलब भारत सरकार ने उसको नियुक्ति दी है, तो ये जो है ये हमारे ही जैसा तो हो रहा होगा। तो उसके मन में एक संकल्प आएगा, हम भी पढ़ लिख करके हम भी ऊंची शिक्षा पढ़, कंसंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे। यही चीज़ आप अपनी किताब से करना चाहते हैं? यही जो है उन्होंने कहा कि अप्रत्यक्ष रूप से आप उसको जाने क्या नहीं क्या मैसेज दे पाए। और उन्होंने कहा, मैंने कहा लौट करके जाइए चीफ सेक्रेटरी के पास, बता दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि साहब लेटर ऑन ही रोट ए लेटर टू मी। उन्होंने कहा कि साहब 15 दिन में जो है हमारी रोड बननी शुरू हो गई, एक प्राथमिक चिकित्सालय हो गया। तो मैंने कहा ये आपके जाने का फ़ायदा हुआ। जी, आपकी किताब का सर इंतज़ार रहेगा हमें कि आपकी किताब लोग पढ़ेंगे और उससे प्रेरणा लेंगे, और आपकी कहानी भी पूरी दुनिया को जानने को मिलेगी। और जो आपने रिपोर्ट बनाई है उसके ज़रिए तो आपका इतिहास में नाम, वैसे भी राष्ट्रपति होने के अलावा भी आपने अपना इतिहास में नाम लिख ही दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच सर।